हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था रेजोनेंस और रेजोनेंस की एप्लीकेशन के बारे में, यानी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के पर्सपेक्टिव से हमने रेजोनेंस को स्टडी किया था और उसकी कुछ एप्लीकेशन पढ़ी थी, जैसे कि बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स के पोलर नेचर के बारे में। बेसिकली क्या है, इससे हमें क्या मिलने वाला? आज डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे या डाइपोल मूवमेंट बताना सीखेंगे कि किसकी डाइपोल मूवमेंट कम होती है, किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है। ठीक है। और एक अच्छा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं फाजान्स रूल। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हमें पढ़ने हैं। शुरुआत करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के साथ। जो एग्जिस्टेंस है बहुत सारा 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट कंपाउंड का, वो क्या है? एक आइडियल सिचुएशन है। कभी भी रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट और आयनिक कभी भी नहीं होता है। ये आइडियल कंडीशन है ओनली। ये क्या है? आइडियल कंडीशन है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आइडियल कंडीशन है। कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट या 100% आयनिक नहीं होता। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, फॉर्म होता है। अब कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में सिंपल सी बात है, 100% तो होता ही नहीं है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड अगर कोई बन रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होगा, और कोई आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा। तो अब इसका रिजल्ट क्या आता है वो देखते हैं। देखो, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप से बन सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है भाई। ठीक है, एक तो होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को। तो सबसे पहले देखो, तुम होमोन्यूक्लियर एटम ले लो, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल या होमोएटॉमिक, ऐसे लिख लो, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक यानी जिनके अंदर सेम टाइप के एटम्स हों, जैसे H2, N2, O2, ये सेम टाइप ऑफ एटम है। इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, F2 लगा लो साथ में एक और। ठीक है, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का जाता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एग्जैक्टली बॉन्ड के बीच में होते हैं, बिल्कुल बीच में। कहने का मतलब क्या है, जो बॉन्ड है दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों एटम क्या है? सेम है, सिमिलर है। सिमिलर एटम्स क्या है? सिमिलर एटम्स attracts the electron with similar tendency। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेम टाइप के एटम होंगे वो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब ये भी उतनी पावर से खींच रहा होगा, ये भी उतनी पावर से खींच रहा होगा। इसका मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है? इस कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वली शेयर्ड है, बिल्कुल इक्वली शेयर्ड है। और एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल एटम्स, सॉरी, एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स। ये क्या है? आइडेंटिकल एटम है, क्योंकि सेम है। आइडेंटिकल एटम्स के एग्जैक्टली बीच में होते हैं। ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं ऐसे बॉन्ड को। ठीक है, तो पहला पार्ट होगा कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जब दो सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जब दो सिमिलर एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है? हमें पता है कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों को सेम पावर से खींचते हैं। इसका मतलब क्या है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में होंगे, यानी यहां से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस, यहां से इस न्यूक्लियस का डिस्टेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा। और इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप का बॉन्ड क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड टाइप के बॉन्ड को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की जब बात करते हैं तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि वहां पे पोलैरिटी डेवलप होती है। पोलैरिटी का मतलब क्या है, या पोलराइजेशन का मतलब क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, पोलैरिटी और पोलराइजेशन। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज यानी चार्ज का अलग अलग होना, वहां पे पोलैरिटी डेवलप होती है, ठीक है, पोलराइजेशन होता है। अब देखो, ऐसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लो, कौन से मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनके अंदर हेटेरोएटम कौन से होते हैं, जहां दो अलग अलग एटम के बीच में बॉन्ड होता है, जैसे HF, NH3, ठीक है, H2O, हेटेरोएटम की बात कर रहा हूं। यहां अलग अलग एटम्स के बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन वाला केस है। अब इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ना कि हाइड्रोजन की तरफ। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोस्ट है, कितनी वैल्यू होती है, 4.0 यानी 4 होती है, ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, और इसके पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, वही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से क्या होगा, इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर कौन सा चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव। और जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव। और ये क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज। सेपरेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, पोलैरिटी और पोलराइजेशन। और ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल सी बात है, एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल possesses द डाइपोल मूवमेंट। और इसी पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल में क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट आती है। पोलराइजेशन causes डाइपोल मूवमेंट। पोलराइजेशन ही किस चीज को जन्म देती है, डाइपोल मूवमेंट को। यही सेपरेशन ऑफ चार्ज किसका कारण बनता है, मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट के आने का कारण बनता है। और डाइपोल मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, डाइपोल मूवमेंट है क्या, उससे पहले जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या नोटेशन है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि उनकी डाइपोल मूवमेंट क्या है, उनका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग डाइपोल मूवमेंट क्यों होती है, कुछ में 0 होती है, कुछ में कुछ वैल्यू दी जाती है डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या लिखना है, डाइपोल मूवमेंट एक्चुअल में है क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। डाइपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये होती है प्रोडक्ट कि टोटल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल में और उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस कितना है दोनों न्यूक्लियाई से। सिंपल सी बात है,
डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, यानी कि टोटल तो चार्ज कितना है, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ना आपने, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से, और जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट कर दें, यानी ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ चार्ज, यानी दोनों चार्ज कितने दूर हैं एक दूसरे से। कहने का मतलब क्या है, जब एच एफ बन रहा था तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा था, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ रहा था, तो इनके सेंटर से कितना डिस्टेंस है चार्ज का, वही तो बता रहे हैं, आर है। ठीक है, वही क्या है, आर है। आर क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ चार्ज, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसको डी बाई में लिखा जाता है, डी बाई या फिर डी से डिनोट करते हैं, डी बाई। यूनिट क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, डी बाई, और डी बाई में लिखा जाता है, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 1 डी बाई इज इक्वल टू 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻13 कोलम मीटर। सी का मतलब कोलम है, एम का मतलब मीटर है, यानी एक डिवाई किसके इक्वल होता है, 3.33564 इंटू 10⁻⁻13 कोलम मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ लिया होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होती है जिसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की बात करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही चलती हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके ऊपर एक एरो लगा के। लेकिन डाइपोल मूवमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस्ड एरो से रिप्रेजेंट करोगे। डाइपोल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस्ड एरो से। जैसे फॉर एग्जांपल एचएफ, इस बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्रॉस्ड एरो से। जहां पर नेगेटिव चार्ज है, एरो का हेड हमेशा उसी की तरफ होगा। जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एरो का टेल यानी क्रॉस वाला निशान ये उसी की तरफ होगा। कहने का मतलब क्या है, जो एरो हेड होगा वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा, और जो क्रॉस है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेगा। और ये बताता है डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये क्या बताता है, इट गिव्स द एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। ये एरो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से जाके यहां शिफ्ट हो रही है, यानी यहां से इसकी तरफ शिफ्ट होने को ये एरो रिप्रेजेंट या सिंबलाइज कर रहा है। हमें एक चीज नोट कर लेनी है, वो क्या है कि जो डायरेक्शन है क्रॉस्ड एरो का, वो अपोजिट होता है किसके अपोजिट होता है, टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। जो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर होता है, क्रॉस्ड एरो का डायरेक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट होता है जो कन्वेंशनल डाइपोल मूवमेंट वेक्टर होता है, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अब पॉलीएटॉमिक, ये तो सिंपल सा बात था, डायएटॉमिक के केस में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, कैसे मॉलिक्यूल हो, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कि वाटर है, वाटर के केस में ले लेते हैं। ठीक है, ये है वाटर मॉलिक्यूल, बेंट शेप होती है, इसकी शेप कैसी होती है, बेंट शेप। ठीक है, वाटर किस शेप में मिलता है, बेंट शेप में मिलता है। और वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर सम होता है ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। यानी ये वेक्टर सम है किसका, अलग अलग बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट, जितने बॉन्ड उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उनका वेक्टर सम। डाइपोल मोमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऐसे मॉलिक्यूल में, वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द बॉन्ड्स। जितने बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनकी डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम होगा टोटल डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है, अब
हमें तो पता है वन डायपोल किसके इक्वल होता है 3.3356 4 × 10⁻³ कूलम मीटर होता है, ठीक है। तो वाटर के केस में क्या होता है, डायपोल मोमेंट को कैसे देखेंगे, एरो किस तरफ लगेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन, तो एरो का हेड हमेशा ऑक्सीजन की तरफ होगा, क्रॉस टेल किसकी तरफ होगी, हाइड्रोजन की तरफ होगी। सेम ऐसे ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, देखो दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन की तरफ ही जा रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन है, अपोजिट तो नहीं है ना, तो ये एक नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट शो करते हैं। वो कैसे, जैसे मैं इसको यहां लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये है रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है, ये क्या है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या है, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है। इनकी डायरेक्शन इसी साइड में है, तो नेट डायरेक्शन क्या होगी, यही रह जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर यहां मैं दिखाता तो नेट डायरेक्शन कहां दिखा देता, ऐसे दिखा देता कि ये इसकी नेट डायरेक्शन है डायपोल मूवमेंट की, सिंपल है, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट इन केस ऑफ BeF2, अब एक एग्जांपल और लेते हैं जो क्या है BeF2 का। इसके केस में डायपोल मूवमेंट क्या होगी, यहां तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है ना इसके अंदर, वो कितनी होती है, म्यू इक्वल टू 1.85d, कितना 1.85d, और अगर इसको कूलम मीटर में कन्वर्ट करना हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कूलम मीटर में म्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये तो था वाटर का केस। BeF2 में क्या होता है, Be सेंट्रल एटम है, F इधर, F इधर। ऑब्वियसली हमें पता है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एरो का हेड किस साइड दिखाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, क्रॉस टेल इस साइड दिखाएंगे, एरो का हेड इसकी तरफ, इसकी तरफ। अब जब दोनों वेक्टर डायपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का नेट रिजल्टेंट क्या होता है, वो जीरो होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यानी टोटल डायपोल मूवमेंट यहां क्या रहेगी, टोटल डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। यहां टोटल डायपोल मूवमेंट क्या रहेगी, 0 होगी इस केस में। क्यों, क्योंकि इक्वली और अपोजिट जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक दूसरे की डायपोल मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी दोनों बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट क्या कर रही है, एक दूसरे की डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर रही है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसकी डायपोल मूवमेंट क्या होती है, 0 होती है। इसके बाद हम केस लेते हैं किसका, BF3 का। किसका केस लेते हैं भाई, BF3 का। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है भाई BF3 की। कैसी स्ट्रक्चर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं, 120 डिग्री के होते हैं। अब देखो यहां एरो हेड की डायरेक्शन किस साइड होगी, अब फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एरो का डायरेक्शन उसकी साइड, और टेल जो क्रॉस टेल होता है उसका डायरेक्शन किसकी साइड, बोरॉन की साइड, ऐसे ही इस साइड हो जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट यहां भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड और इस साइड तीनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऐसे देख लो, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसीलिए इसका नेट डायपोल मोमेंट हम ऐसे दिखा सकते हैं, और ये क्या है, 0 के इक्वल है। BF3 का भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जिनके डायपोल मोमेंट को हम कंपेयर करते हैं, जैसे NH3 और NF3 के डायपोल मोमेंट को कंपेयर करेंगे, NH3 और NF3 को। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसके केस की, NH3 और NF3 के केस की। डायपोल मोमेंट की जब बात कर रहे हैं तो अभी हमने कौन से केस देखे, कुछ ऐसे केस देखे जिनके अंदर कुछ डायपोल मूवमेंट होती है, कुछ ऐसे केस देखे जिनके अंदर कुछ डायपोल मूवमेंट नहीं होती। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उनका डायपोल कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, और हर एक बॉन्ड की डायपोल मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है, इसी वजह से डायपोल मूवमेंट, टोटल डायपोल मूवमेंट क्या आती है, लास्ट में 0 आ जाती है। अब हम बात करेंगे केस हमारे पास क्या है, NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। NH3 और NF3,
ये क्या है, NF3। NH3 और NF3 में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है? अगर मेरा आपसे ये क्वेश्चन हो कि NH3 और NF3 में किसका डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव पिरामिडल शेप। इनकी शेप कैसी होती है? पिरामिडल, एक पिरामिड की तरह होते हैं। पंखे को उल्टा कर दो डंडी समेत, पंखे की पंखुड़ियों को नीचे कर दो, डंडी ऊपर कर दो, जो पंखे के बीच का हिस्सा है वो तो है हमारा नाइट्रोजन वाला पार्ट, पंखुड़ियां है वो या तो हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन दोनों केस में, और ऊपर वाला डंडा लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज्यूम करो, स्ट्रक्चर को ऐसे ही एज्यूम किया जाता है, ठीक है, स्टीरियो को ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं। NH3 और NF3 की बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। अब दोनों के पास क्या है? पिरामिडल शेप, एक एक लोन पेयर है, समझ गए। अब हमें देनी है सबसे पहले क्या कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी दोनों ही मॉलिक्यूल में। इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी? नाइट्रोजन की साइड होगी। किस साइड होगी? नाइट्रोजन की साइड होगी। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पेयर, हमेशा याद रखना लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडिविजुअल एटम से ज्यादा है। लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंडिविजुअल एटम से ज्यादा होती है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा डायपोल का? हमेशा लोन पेयर की तरफ रहेगा। इस केस में देखते हैं, ये तो लोन पेयर की तरफ ही होगा डायरेक्शन। ये वाले डायरेक्शन कहां होंगे? क्योंकि फ्लोरीन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो लोन पेयर का डायरेक्शन कहां होगा? यहां होगा भाई। लोन पेयर का डायरेक्शन किस साइड होगा? फ्लोरीन की तरफ। जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किसकी तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि एरोहेड कहां आएगा? फ्लोरीन की तरफ एरोहेड आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो, जो डायपोल मोमेंट है, जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है NH3 की, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट DM लिख रहा हूं, डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू, वो कितनी है NH3 की? यानी अमोनिया की जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज़ टू द पावर, मान लो 4.10 लिख लो, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 कूलम मीटर, ठीक है। ये रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होती है अमोनिया की। और इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितनी होती है भाई? इसकी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होती है 0.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 कूलम मीटर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना कि बकायदा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, फिर भी अमोनिया की डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रही है किससे? NH3 से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि ये ग्रेटर क्यों है NH3 से? दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया वाला केस है, NH3 वाला केस है, द ऑर्बिटल डायपोल due to the lone pair is in the same direction on the resultant dipole moment of NH bond। क्या कहने का मतलब क्या है कि जो NH bond का डायपोल मूवमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, और लोन पेयर का डायपोल मूवमेंट, जो ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट है लोन पेयर का, वो भी सेम डायरेक्शन में है। इसमें सब कुछ किसमें है? सेम डायरेक्शन में है। और अगर सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब उसका नेट डायपोल मोमेंट या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अब देखना है कि NH3 में क्या हो रहा है। NH3 में क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, इस ऑर्बिटल का, लोन पेयर वाले ऑर्बिटल का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है? बाकी NF बॉन्ड के डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी ये इन तीनों की जो डायपोल मोमेंट है, NF बॉन्ड वाली डायपोल मोमेंट को, ये ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट उस के अपोजिट होने की वजह से उसको क्या कर रहा है? कैंसल आउट कर रहा है। और कैंसल आउट करने की वजह से क्या हो रहा है? डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 3 NF बॉन्ड की क्या होगी? कम आएगी। यही रीजन है कि द ऑर्बिटल डायपोल बिकॉज ऑफ लोन पेयर, इन लोन पेयर की वजह से क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा इफेक्ट ऑफ द रिजल्टेंट NF बॉन्ड डायपोल। जो NF बॉन्ड डायपोल होगा उसके इफेक्ट को ये डिक्रीज कर देगा। इसी वजह से जो रिजल्टेंट डायपोल आता है वो इसका कम आता है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसके पास फ्लोरीन है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन फिर भी क्या होगा? डायपोल मोमेंट इसका कम ही आएगा। उसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। तो पहले इस डायग्राम को देख लो, बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फाजान्स रूल है।
अब देखो भाई, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है। 100% कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट नहीं होता, 100% कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं होता। तो जो आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर था उसको स्टडी किया फाजान्स ने। किसके थ्रू? अपने कुछ रूल्स के थ्रू, फाजान्स रूल। ये रूल क्या क्या थे मैं उसी को बता रहा हूं। क्या था? ही स्टडीड द कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी, जो परसेंटेज थी कोवेलेंट कैरेक्टर की इन द आयनिक बॉन्ड्स। उसने क्या स्टडी किया था? कोवेलेंट कैरेक्टर को बताया था किसमें? आयनिक बॉन्ड्स में। किसके थ्रू? अपने रूल्स के थ्रू। सबसे पहला रूल क्या था? सबसे पहला रूल, हमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में और इस फाजान्स रूल से कंपटीशन एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई, पहले ही बता रहा हूं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। क्यों? कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा जाता है, आपसे कंपेयर करवाया जाता है कि 4 कंपाउंड दे दी जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेगा। 2 कंपाउंड दे देगा, उनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ लेगा। 4 कंपाउंड दे देगा, उनमें से सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ लेगा। किसमें सबसे कम है, किसमें सबसे ज्यादा है, आयनिक कंपाउंड देगा सारे के सारे और उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेगा। अब उसके लिए हमें फाजान्स रूल पढ़ना जरूरी है। अब देखो कैसे फाजान्स रूल। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला रूल है फाजान का, वो क्या है? स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन फेवर्स कोवेलेंसी। कहने का मतलब क्या है कि अगर कैटायन का साइज जितना छोटा होगा और एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, उस कोवेलेंसी इन एन आयनिक बॉन्ड, किसी भी आयनिक बॉन्ड में जितना छोटा कैटायन होगा और जितना बड़ा एनायन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन प्रोवाइड्स, क्या करते हैं? प्रोवाइड क्या करते हैं? हाई परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड में अगर कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है, अगर कोई भी कंपाउंड कोवेलेंट होगा तो उसके लिए सबसे पहला रूल क्या होना चाहिए? कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल उसने क्या दिया? दूसरा रूल था कि ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। यानी कि क्या था? ग्रेटर द चार्ज, इसको ऐसे लिखो, हाई चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन leads to high covalent character in an ionic bond। यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे उतना ही ज्यादा उस आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यानी कि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी कैटायन के ऊपर उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उस आयनिक बॉन्ड में। और तीसरा रूल क्या कहता है? फॉर द सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जब कैटायन और एनायन यानी चार्ज सेम साइज ऑफ चार्ज, कैटायंस और एनायंस का अगर सेम साइज हो जाए, क्या कहता है कि फॉर सेम साइज ऑफ कैटायन और एनायन, उनके लिए क्या होगा? द सेम साइज ऑफ कैटायंस, अगर सेम साइज के कैटायन है, सेम साइज और चार्ज के अगर कैटायन है, तीसरा रूल क्या है? फॉर सेम साइज एंड चार्ज कैटायंस, यानी जिन कैटायन के ऊपर सेम साइज है और सेम चार्ज है, तो उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को कौन डिसाइड करेगा? द वन विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 dn, ठीक है,
NS0, यानी कि n-1 d की पावर n, यानी कि ये कौन से होंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स की। किसकी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। द वन विद दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन मेटल इज मोर पोलराइजिंग, इज more polarizing than the one which have EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो किसकी होती है, अल्काली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d की पावर n NS0, यानी ट्रांजिशन मेटल वाले, यानी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक वाले मेटल मोर पोलराइजिंग पावर के होंगे, यानी उनके पास कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कभी भी, किसके कंपैरिजन में, अल्काली या फिर अल्केलाइन अर्थ मेटल से। ध्यान रखना है इसका, ठीक है। द कैटायन पोलराइजेस द एनायन, कैटायन क्या करता है, एनायन को पोलराइज करता है, ठीक है। कैटायन क्या करता है, कैटायन है वो एक एनायन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और इसी खींचने को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। यानी पोलराइजेशन यानी चार्ज का सेपरेशन, कैटायन एनायन को पोलराइज करता है, ठीक है, पोलराइज करता है। पुलिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टुवर्ड इटसेल्फ, जो मैं कि यहां बता रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपनी तरफ खींचता है कैटायन, जैसे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, वो भी तो एक ही तरह से पोलराइजेशन ही तो है ना। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, और एग्जैक्टली यही एक कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है। एग्जैक्टली सेम थिंग कहां होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, बिल्डिंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड है सॉरी, दो एटम्स के बीच में, दो न्यूक्लियाई के बीच में, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उसी को तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम प्रोसेस किस में होता है, पोलराइजेशन वाला प्रोसेस कहां भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी होता है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोवेलेंट कैरेक्टर, किसी भी आयनिक बॉन्ड के कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, वो क्या क्या है। पहले फजांस रूल का एक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में। अब देखो फजांस रूल को पढ़ते पढ़ते अब हमें कंक्लूड करना है, फजांस रूल के बेस पे कंक्लूजन निकालना है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि एक आयनिक बॉन्ड में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। तो तीन हमने रूल पढ़े फजांस के बेसिकली, और उन्हीं तीन रूलों में से हमें क्या मिले, तीन पॉइंट्स मिले, उन्हीं को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन के पास कितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, यानी वो कितना इजीली किसी भी एनायन को पोलराइज कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन से मीनिंग क्या है कि कितना छोटा साइज है कैटायन का और उसके ऊपर कितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, यानी कितना हाई चार्ज है और कितना स्मॉल साइज है। जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा और हाई चार्ज डेंसिटी होगी किसी कैटायन पे, उसकी उतनी ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, कि एनायन की पोलराइजिबिलिटी, यानी एनायन के पोलराइज होने की पावर, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना इजीली एक एनायन पोलराइज हो सकता है, उसी को बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन। कहने का मतलब क्या है कि कितना इजीली एनायन कैटायन के द्वारा पोलराइज किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, एनायन का साइज कितना बड़ा होगा, मेन बात क्या है, एनायन का साइज कितना बड़ा होगा और उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, वो डिसाइड करेगी कि उसकी पोलराइजिबिलिटी कितनी है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और लास्ट चीज क्या है कि एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, कि
कितने हद तक, किस हद तक एनायन को पोलराइज किया जा सकता है, ये भी डिसाइड करेगा कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो वो 3 फैक्टर कौन से हैं, मेरे साथ लिखो। पहला फैक्टर है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, इसका मतलब स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन फेवर्स कोवेलेंसी, पहला रूल, सिंपल सी बात। दूसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, दूसरा रूल, सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पे वो उतना ही इजीली क्या होगा, एनायन को पोलराइज कर पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि तीसरा पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एनायन, कि एनायन को किस हद तक पोलराइज किया जा सकता है। जैसे किसी गुब्बारे में किसी एक हद तक ही हवा भरी जा सकती है, वैसे किसी एनायन को भी एक हद तक पोलराइज किया जा सकता है, और उसी के बेस पे हम बताते हैं कि किसी आयनिक बॉन्ड में कितना % कोवेलेंट कैरेक्टर है। आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, फजांस रूल का एप्लीकेशन पार्ट इसमें नहीं दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ उतना ही अभी फिलहाल डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।